हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान विद्या विद दृश्यों में। और आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पिछली कक्षाओं को आपने पढ़ा होगा और आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी। और एंशिएंट हिस्ट्री की जो है ये तीसरी क्लास है, थर्ड पार्ट है ना, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने हड़प्पा सभ्यता का एक इंट्रो के बारे में जाना था और आज इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसकी विशेषता, जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हम आज हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सामाजिक विशेषता कैसी थी, है ना, इसकी आर्थिक विशेषता, इसकी कृषि विशेषता कैसी थी, यहाँ के मतलब किसान लोग किस प्रकार की व्यवस्था अपनाते थे, इसके उद्योग एवं व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, इसकी माप तौल की इकाई के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। तो ये मैंने आपको एक बता दिया कि हाँ ये आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आती है इसकी राजनीतिक व्यवस्था। तो ऐसा अनुमान लगा जाता है कि इस सभ्यता में शासन व्यवस्था का स्वरूप जो था वो गणतंत्रात्मक था, है ना। यहाँ का जो शासन व्यवस्था था वह गणतंत्रात्मक था, है ना। फिर हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही गतिशील थी। इसकी राजनीतिक विशेषता में हम लोग दूसरी विशेषता के बारे में लिखें तो यह जो है एक गतिशील जो है व्यवस्था थी, जिसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जैसे सड़क के किनारे जो प्रकाश स्तंभ मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, तो वो इसकी एक विशेषता के बारे में हम लोग रख सकते हैं ना। क्योंकि आजकल की जो यहाँ की विकासशील व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि खंभे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी नई नई व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। गाँव घरों में लाइट बिजली नहीं होते हैं, है ना। तो वहाँ पे अभी सरकार द्वारा जो है ना बिजली खंभे लगे। हमारे गांव में ही देख लो आप, वहाँ पे बिजली नहीं है, रात में लोग अंधेरे में जाते हैं आते हैं ना, तो बाकी व्यवस्था कराई जा रही है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था तब थी, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है ना। इसकी नगर नियोजन व्यवस्था, नगर का जो ढांचा था किस प्रकार एक बहुत ही सजावट तरीके से बनाया गया था वहाँ का नगर। फिर वहाँ के नाले जो थे वह एक ग्रिड पद्धति के तौर पे बनाए गए थे, है ना, और सारे नाले ढके हुए होते थे। ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसकी जो प्रशासनिक संस्थाएं थी उसमें हम लोग स्पष्ट जानकारी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ मोहनजोदड़ो में जो है वो एक सभा भवन मिला है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ जैसे कि आजकल में पंचायत भवन बने होते हैं उसी प्रकार का सभा भवन वहाँ पे रहा था, है ना। जिसमें कि आजकल के हमारे मुखिया, फिर सरपंच, ये सब लोग जो है वहाँ पे जाके सभाएं करते हैं, या फिर बहुत सारी कुछ मीटिंग्स जो हमारे गांव वालों की होती है वो वहाँ पे करते हैं। उसी प्रकार के सभा भवन में उस टाइम के अपनी समाज को कैसे गतिशील और कैसे प्रगति की राह पे लेके जाएं, उस बारे में, उस टॉपिक पे वहाँ पे चर्चाएं करते होंगे, उसके बारे में वहाँ पे जानकारी मिलती है। फिर आती है इसकी राजनीतिक राजधानी। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक राजधानी थी वो दो थी, एक है हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। और इसकी जो आर्थिक राजधानी है ना, इसकी तीन राजधानियाँ थी, दो तो राजनीतिक है जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, और तीसरी राजधानी आती है जो कि आर्थिक है वो है चौंद्रो। और फिर इसकी सामाजिक विशेषता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये राजनीतिक विशेषता हो गई, है ना, जिसमें हम लोगों ने 5-6 पॉइंट पढ़ा। फिर सामाजिक विशेषता में यह एक राष्ट्रवादी इतिहासकार द्वारा जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज का स्वरूप था वो एक मातृसत्तात्मक समाज था। और हम लोग पढ़े भी हैं, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होती है, उर्वरा देवी की पूजा होती है, और उर्वरा शक्ति को वहाँ पे अधिक माना जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा, मातृ पूजक समाज था, है ना। यहाँ पे नारी की पूजा होती थी, नारी की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, है ना। और इसी के उल्टा था वैदिक सभ्यता में, नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, है ना, वहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज था। तो ये दोनों एक निरंतर बदलाव देखा गया है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। तो चलिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, शांत लोग रहते थे, और उर्वरा शक्ति जो थी उसके रूप में एक स्त्रीलिंग की पूजा किया करते थे। और वर्ण व्यवस्था का जो है इस समय प्रचलन नहीं था। वर्ण व्यवस्था खास करके जो अभी है ना जाति आधारित वर्ण व्यवस्था है, उनमें उस समय के
कोई वैसी जाति आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हालांकि वर्ण व्यवस्था इस टाइम थी, लेकिन वो कर्म आधारित थी। आगे हम लोग विशेषता में जब देखेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि कर्म आधारित थी, जिसमें पुरोहित वर्ग भी थे, है ना, और क्षत्रिय वर्ग, ये सारे वर्ग थे, है ना, चारों वर्ग थे। और इसी में 2 नगर बने हुए थे, है ना, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था नहीं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो 2 भागों में विभाजित था। एक तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी टीला, है ना, जो ऊंचे दीवारों से घिरा होता था, जिसे दुर्ग भी कहा जाता था। और दूसरा आता है हमारा पश्चिमी टीला, पश्चिमी और पूर्वी टीला, 2 टीला हो गया। तो निचला नगर जिसे हम कहते हैं, इसी में जो है हम सामाजिक स्वरूप को देखें तो ये 4 भागों में विभाजित थी, मैंने आपको बोला था। तो पहला आता है पुरोहित वर्ग और दूसरा आता है योद्धा वर्ग। तो पुरोहित वर्ग और योद्धा वर्ग, फिर जो ये दोनों में जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को रखा गया है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसी में कहा गया है पुरोहित और योद्धा वर्ग। और फिर आती है वणिक वर्ग और सेवक वर्ग, यानी कि वैश्य और शूद्र। आजकल के जो हमारे वर्ण व्यवस्था के नाम है उससे हम मैच कर सकते हैं। फिर इसकी जो महिला की स्थिति, मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छी स्थिति रही थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सती प्रथा थी जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि जब किसी औरत की जो पति हैं यानी हस्बैंड, उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो उनके चिता के साथ ही स्त्रियों को भी, उनकी पत्नी को भी उन्हीं की चिता में भस्म कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जो कि बहुत ही एक तरह का दर्दनाक चीज़ थी, जो कि जीवित मनुष्य के लिए असहनीय है ना। तो समाज, फिर आगे हम देखेंगे कि समाज में जो है मनोरंजन के साधन के रूप में लोग पाशे खेलते थे, पक्षी को लड़ाते थे, शिकार करते थे, ये सारी वहाँ की चीज़ें थी। फिर आते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा के बारे में। तो आर्थिक दशा में हम लोग देखेंगे कि यहाँ की कृषि दशा जो थी, जो कि कृषि से भी रिलेटेड है, तो कृषि दशा जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे गेहूँ, चावल और रागी की भी खेती होती थी। विश्व में सर्वप्रथम जो है कपास की खेती जो है वह सर्वप्रथम कपास की खेती, यहाँ पे हम आपको नोट करवा देते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम, है ना, कपास की खेती जो है हड़प्पा सभ्यता में शुरू हुई थी, है ना, आप नोट कर लेना अच्छे से। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस सभ्यता में कई पशुओं को पालतू बनाया गया था, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया। सुरकोटदा जो यहाँ का एक हड़प्पा का एक प्रमुख स्थल रहा है, वहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इस सभ्यता में घोड़े का प्रयोग नहीं था। और कृषि विशेषता इसकी आती है ना, 4th नंबर की। तो कृषि विशेषता यह प्रारंभिक चरण में था। यह एक नदी घाटी सभ्यता थी, है ना, जिसमें जलोढ़ और उर्वरक भूमि क्षेत्र थे। और इस सभ्यता में प्रमुख फसल जो थी वो जौ की थी, है ना। और इसकी अन्य फसलों में जौ, गेहूँ, चावल, रागी, ये सारी फसलें आती है। और पशुपालन में दूध, मांस इत्यादि लिए जाते थे। फिर इसके उद्योग व्यापार के बारे में हम लोग देखें तो इस सभ्यता में हथकरघा उद्योग प्रचलन में था, जिसके साक्ष्य लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा की आर्थिक राजनीति जो थी, मैंने आपको बताया था चहुंद्रो है, और चहुंद्रो से जो है वो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। और चूड़ी का कारखाना और मनके के उद्योग साक्ष्य मिले हैं। ये सारे जो वहाँ के पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए साक्ष्य हैं। फिर हाथी दांत, अलंकरण, प्रधान सामग्री की प्राप्ति हुई है। आयात और निर्यात की मदें, घंट। और हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वह दोनों तरह से था, है ना, आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का प्रचलन था। और आंतरिक व्यापार सड़क एवं नदी दोनों मार्ग से होते थे, जबकि बाह्य व्यापार स्वाभाविक चीज़ है कि सड़क और समुद्री दोनों मार्ग से होते हों, क्योंकि समुद्री मार्ग से भी काफ़ी आसानी से दूसरे सभ्यता या देशों के साथ जो है व्यापार किया जाता था। आयात की वस्तुओं में सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, औषधि, ये सारी महत्वपूर्ण वस्तु थी। जबकि निर्यात में जो है आयात और निर्यात आपको समझ में आता होगा, है ना। आयात यानी कि जो हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं उसे हम आयात कहते हैं, यानी वहाँ से यहाँ आना, है ना। और निर्यात यानी कि हम अपने देश से जब कोई सामान अपने देश से दूसरे देश को ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो वो निर्यात हो गया, है ना। तो कपास हमारे पास काफ़ी मात्रा में
हम लोग उपजाते थे, तो हम लोग उसका निर्यात करते थे। फिर अलंकरण प्रधान सामग्री, विनिर्मित उत्पादन, ये सब शामिल थे। अब हम लोग माप तौल की इसकी इकाई के बारे में जानेंगे। तो इसकी माप तौल की इकाई 16 और इसके गुणज में थे, है ना, 16 और इसके गुणज में थे, है ना। और इस सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। वस्तु विनिमय ये बहुत थोड़ा सा एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, है ना, कि जैसे मेरे पास है ना मी और आपके यानी यू, ठीक है। तो मेरे पास जो है टमाटर है ना, और आपके पास चावल है। मैंने यही एग्जांपल उस टाइम भी लिया था। तो और आपको ज़रूरत है ना, आपको ज़रूरत है मेरे ख्याल से दूध की, ठीक है, और मुझे ज़रूरत है टमाटर की, ठीक है। तो आप बताओ कि इन दोनों के बीच विनिमय होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास टमाटर तो हैं और इनके पास चावल है, पर इनको टमाटर चाहिए जो इनसे मिल सकता है, पर इनको दूध चाहिए जो इनसे नहीं मिल सकता। तो मिलेगा कैसे? यानी कि वस्तु विनिमय भी उन्हीं लोगों के बीच हो सकता है जो जिनकी ज़रूरतें समान हो, है ना। कि यानी जैसे कि ए के पास अगर दूध है, तो बी के पास जो है चावल है ना। आप रखो, ये मानो, ठीक है। तो फिर और इसे जिनके पास दूध है, इनको चावल की ज़रूरत है, और जो बी वाले हैं इनको दूध की ज़रूरत है। तब इन दोनों के बीच विनिमय होगा, वस्तु विनिमय जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूध जिनके पास है, ए को जो है वो चावल चाहिए, इसके पास दूध है, ये अदला बदली करेगा, और इसके पास चावल है और इसको दूध चाहिए, तो ये इससे अदला बदली करेगा। तो इन दोनों के बीच विनिमय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहरों का प्रयोग देखने को खास करके मिलता है। मैंने आपको बताया भी था कि जब मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच जो है व्यापार के साक्ष्य के रूप में मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो उससे आपको समझ में आया कि इसमें मोहरों के प्रयोग होते थे। और मोहरों में सबसे चर्चित मोहर जो था पशुपति, यानी कि जो एक मान ले जाए, हम आपको एक मोहर बना कर दिखाते हैं कि एक ये मोहर है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसे टाइप में, मतलब एक बुजुर्ग आदमी है ना, सिंह टाइप में ऐसे, मतलब बहुत अलग टाइप में एक बैठा हुआ था, है ना। फिर को अच्छे से बना तो नहीं सकती, पर बहुत एक मुहर में जो पशुपति की मूर्ति टाइप उसमें बनी होती थी, उसमें छपी हुई होती थी, जिससे आदान प्रदान उस टाइम के होते थे मुहरों, है ना। मैं आपको पिक्चर आगे क्लासेस में दिखाऊंगी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये इतनी बड़ी सभ्यता, इसका पतन होना एक बहुत चर्चित विषय है। तो हम लोग देखेंगे इसमें पतन में सबसे पहला इसका पॉइंट आता है कि इसकी पतन की जो शुरुआत हो गई थी वो 1900 ईस्वी पूर्व जो है माना जाता है, इसके पतन का स्टार्ट, है ना। फिर इसके पतन के अंतर्गत केवल सभ्यता के नगरीय स्वरूप का पतन हुआ था और ग्रामीण संस्कृति अपने मूल स्वरूप में बने रहे थे, यानी कि शहरी सभ्यता का पतन हुआ था, कह सकते हैं हम इसे। शहरी सभ्यता का प्रारंभ में हुआ था और ग्रामीण जो था वह बनी रही, है ना, इनका पतन हुआ, ठीक है। और इसके फिर आगे हम लोग देखेंगे तो इस सभ्यता को आकस्मिक पतन का सिद्धांत या क्रमिक पतन का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे विद्वानों द्वारा कहा गया है, अलग अलग तथ्यों को सामने रखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, बहुत लोग कहते हैं बाढ़ के द्वारा हुआ है, बहुत लोग कहते हैं विदेशी आक्रमणों के द्वारा हुआ है ना। तो हम लोग उन सब बातों को नहीं जानेंगे, बल्कि हम लोग ये देखेंगे कि आकस्मिक पतन का जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत एक विद्वान आते हैं रॉबर्ट मार्टिन व्हीलर ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ नर कंकाल पर मिले घातक हथियारों के चिन्हों के आधार पर जो है इस सिद्ध करना चाहा था कि इस सभ्यता का पतन जो है बाह्य आक्रमण से हुआ है। मैंने आपको बताया था, तो बाह्य आक्रमण है ना, लिख सकते हो एक इसमें भी। फिर बाह्य आक्रमण इन्होंने बाकी खोजों के आधार पे
बताना चाहा कि वायु आक्रमण से इसका पतन हुआ था। और इसके अंतर्गत आर्यों के जो आक्रमण हुए थे वो एक प्रमुखता दिया गया था। ऋग्वेद में मिले हरिपुरिया शब्द में इस शब्द की पुष्टि होती है। इसका क्रमिक पतन किस प्रकार हुआ, तो इस सभ्यता में क्रमिक पतन जो है जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग परिवर्तन, प्लेट विवर्तन, है ना, ये सब माना गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्राकृतिक कारण हो सकता है, तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक कारण ही है, जैसे कि बाढ़ हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, है ना। और ये सारी चीज़ें हम लोग मान सकते हैं कि इस सभ्यता के पतन का कारण बना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको जिन जिन टॉपिक्स के बारे में बताया उसको अच्छे से मैंने आपको समझाया। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हालांकि मैंने एकदम शॉर्ट टाइप में नोट्स बताए, पर एक्सप्लेन आपको अच्छे से किया। आपको अगर नोट करना होगा तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड करके आप दोबारा देख लो, ठीक है। और धन्यवाद। हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में एक नए टॉपिक के बारे में जानने को मिलेगा। तो थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो, और ना लगा हो तो फिर आप बस देखो, ठीक है।